72-73 में यह आंदोलन हुआ है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पावना विद्रोह 1873। अब देखिए ये बहुत रोचक वजह से होगा और आप पाएंगे कि जैसे नील विद्रोह में सीधा सीधा मामला केवल अंग्रेज और भारतीय किसानों के बीच है, यहाँ आपको अंग्रेज और भारतीय किसानों के बीच नहीं बल्कि अंग्रेज भी एक पार्टी है, लेकिन मूल रूप से यह जमींदारों के विरुद्ध होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ भी 3 वर्ग हैं। पावना एक जगह है पश्चिम बंगाल में, यह है मान लेते हैं ब्रिटिश शासन। यह है भारतीय जमींदार। और यह है भारतीय किसान। इन्हें काश्तकार यहां कह रहे हैं। काश्तकार किन्हें कहते थे? किन किसानों को काश्तकार कह रहे हैं? जिनके पास अपनी भूमि है या अपनी भूमि नहीं है? नहीं है। तो जिनका जीवन कष्टकर है उन्हें काश्तकार कह रहे हैं कि भाई इनके पास किराए की भूमि है, खेती करेंगे। और ये इलाका है बंगाल। बंगाल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है? स्थायी बंदोबस्ती। वहां राजस्व वसूलने का अधिकार किसे है? जमींदारों को। और भूमि पर समस्त अधिकार भी किसे है? जमींदारों को है। तो जमींदार क्या कर रहे हैं? किराए पर जमीन दे रहे हैं। किसे? किसानों को। और बदले में किसान उन्हें भू राजस्व दे रहे हैं, यानी जो भी लगान इनसे वसूला जा रहा है। और फिर जो निश्चित लगान है वह जमींदार किसे दे रहे हैं? ब्रिटिश शासन को। यही प्रोसेस बंगाल में चल रहा है। लेकिन आप पाएंगे कि यह जो भू राजस्व की दर है यह निश्चित है या अनिश्चित है? यानी भारतीय जमींदार अंग्रेजों को कितना टैक्स देंगे यह तो निश्चित है स्थायी बंदोबस्ती में, लेकिन ये किसानों से कितना वसूलेंगे इस पर कोई अपर कैप नहीं लगाया गया। तो यह क्या है? अनिश्चित है। एक तो कर की मात्रा अनिश्चित है तो ज्यादा वसूलेंगे। दूसरा, इन्हें भूमि पर किसी तरह की सुरक्षा प्राप्त है या सुरक्षा प्राप्त नहीं है? नहीं है। जैसे किराए के मकान में रह रहे हैं, आज किराएदार का मन हो गया कि अब आज से आप नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? मेरा मन, किराएदार कह रहा है कि क्यों नहीं रहेंगे, तो मकान मालिक या मालकिन कह सकते हैं कि अब इच्छा नहीं है तो नहीं रहेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि तो है नहीं, और होगा तो भी बहुत मुश्किल है। तो भारतीय काश्तकार ब्रिटिश शासन से कह रहे हैं कि आप हमें कम से कम भूमि पर खेती की सुरक्षा प्रदान करिए। देखिए दोनों दो चीजें हैं, ध्यान से समझना है। भारतीय किसान ये नहीं कह रहे हैं कि आप जमीन हमारे नाम कर दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम हर वर्ष हम खेती कर पाए इतनी सुरक्षा हो। ऐसा ना हो कि आज हम खेती कर रहे हैं, कल जमींदार कहे कि अब यहाँ खेती नहीं करनी है, हम किसी और से खेती कराएंगे। ऐसे में हमारे लिए जीवन निर्वाह का संकट आ जाएगा। फिर इसी में हो गई 57 की क्रांति। जब 57 की क्रांति हो गई तो 57 की क्रांति में किसानों ने भी भागीदारी की थी। तो आप पाएंगे कि क्रांति के बाद झूठा ही सही अंग्रेजों ने सबसे वायदा किया था। जो देशी रियासतों के राजा हैं उन्हें कहा कि हम आपको राजा मानते रहेंगे, आपको जो भी मन करे उपाधि इत्यादि धारण करिए। तो वहीं किसानों से अंग्रेजों ने वायदा किया था कि हम आपको भूमि पर सुरक्षा प्रदान करेंगे।
तो अंग्रेजों ने बहुत कम ही अच्छे काम किए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ किसानों के लिए एक अच्छा काम किया। क्या किया इन्होंने? 1859 में एक एक्ट पारित किया और इसमें एक सेक्शन था 10, जिसे रेगुलेशन 10 कहते हैं। और इसमें एक शब्द आया जिसे कहते हैं ऑक्यूपेंसी राइट। ऑक्यूपेंसी राइट, ऑक्यूपेंसी राइट का क्या मतलब होता है? हिंदी में कहते हैं दखली अधिकार। यानी किसान मांग कर रहे हैं कि आप हमें भूमि पर सुरक्षा दीजिए। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया और ये कहा, 59 का कानून है, और ये कहा कि अगर एक भूमि पर कोई किसान लगातार 12 वर्षों तक खेती करता है तो जमींदार बिना किसी जायज वजह के उसे उस भूमि से बेदखल नहीं कर सकता और ना ही मनमाने ढंग से किराए में वृद्धि कर सकता है। इसका तात्विक मतलब यह है कि अब उस किसान को वहां खेती करने की अनुमति हमेशा के लिए मिलेगी और हर वर्ष कर की दर बढ़ाई नहीं जा सकती हो, नहीं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यह स्थिति किसानों के लिए अच्छी है या बुरी है? यानी उन्हें ऑक्यूपेंसी राइट मिलना अच्छा है या खराब है? अच्छा है, उन्हें भूमि पर सुरक्षा मिल गई। लेकिन खराब किसके लिए है? जमींदारों के लिए। जमींदारों को लग रहा है कि इससे तो अगर किसानों को दखली अधिकार मिल गया तो हमारे लिए बहुत समस्या होगी। इसके अलावा आप पाएंगे कि बंगाल में जमींदार किसानों का अनेक तरह से शोषण कर रहे थे और पाया ये गया कि किसानों से लगभग 15 टैक्स वसूले जा रहे थे। भू राजस्व के अलावा 14 अन्य कर वसूल रहे थे। एक तो भू राजस्व का कर जो है निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था। इसके अलावा और 14 प्रकार के कर क्या वसूलते थे? तो जैसे अभी कोई त्योहार है, राजा को कहीं दान देना है मान लेते हैं, तो वो अपने धन से दान नहीं देता था, किसानों पर टैक्स बढ़ा देता था। जैसे 10,000 रुपए चंदा उसको देना है तो किसानों से वसूल लिया। यहां तक कि जमींदारों के घर में जब कोई विवाह या उत्सव होता था, उसका भी सारा खर्च किसानों से वसूलते थे। इसके अलावा निजी उपयोग की जितनी चीजें हैं वो सब किसानों से प्राप्त करते थे। जैसे सब्जी कोई न कोई तो उगाएगा ही, जहां किसान उपजा रहे हैं, जमींदार का टोकरा वहां पहुंच गया, आपको उसमें रखना पड़ेगा। तो हर तरह से किसान त्रस्त आ गए थे जमींदारों से। और फिर जब 59 का एक्ट पारित हो गया तो जमींदारों ने क्या किया? दुर्भावना पूर्वक 12 वर्ष की अवधि पूरी ही नहीं होने देते थे। इसीलिए आप पाएंगे कि यह आंदोलन हुआ है 73 में। 59 में यह एक्ट आया है और उसमें 12 वर्षों का एक तरह से समय है। तो 70, 71, 72 तक समय पहुंच जाता है। हुआ ये कि अब जमींदार क्या कर रहे हैं? जैसे मान लेते हैं यह भूमि है, इस भूमि से कोई किसान है ए, ये हर वर्ष 20 रुपए का किराया मान लेते हैं दे रहा है। जमींदार इससे क्या कहते थे कि अगले वर्ष आपको 60 रुपए किराया देना है। जाहिर सी बात है कि वो 60 रुपए किराया दे ही नहीं पाते। जब किराया नहीं देते थे तो कहते थे कि आप फिर हमारी भूमि छोड़ दीजिए। किस लिए छुड़वाते थे? कि लगातार 12 वर्ष ना हो पाए, 7-8 वर्ष खेती की, उसके बाद 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए भी कर दिया, या जबरन पुलिस के माध्यम से हटवा दिया, 12 वर्ष न पूरा हो पाए। तो जब ऐसा हो रहा था और 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई तो किसानों ने देखा कि कानूनी रूप से उन्हें बहुत कम भूमि पर कब्जा मिल रहा है, जबकि अंग्रेजों ने कानून बनाकर उन्हें सुरक्षा दी थी। तो यहाँ जो विद्रोह होगा वो अंग्रेजों के विरुद्ध होगा या जमींदारों के विरुद्ध होगा? जमींदारों के विरुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे जो वर्ग शामिल है वह है जमींदार वर्ग। तो भारतीय किसानों ने बंगाल में ही एक जगह है यूसुफ शाही परगना, यूसुफ शाही परगना में किसानों ने स्वयं को संगठित किया, विद्रोह प्रदर्शन शुरू किया और वो इतने उग्र हो गए थे
कि इन्होंने नारा लगा दिया कि हम केवल और केवल रानी की ही रैयत होना चाहते हैं। रानी की रैयत होने का क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों की प्रजा होना चाह रहे हैं, हमें भारतीयों से मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा शोषण कर कौन रहा है? भारतीय जमींदार कर रहे हैं। और ये बात एकदम ठीक है कि अंग्रेजी सरकार ने, हालांकि ये भी ठीक है कि अंग्रेजी सरकार अपने इलाके में ऐसी योजना नहीं लाते थे, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहां तो भूमि पर अधिकार किसानों का है, लेकिन वहां भी साहूकार उनसे जमीन छीन रहे हैं। तो एक कानून आया था 1900 ईस्वी में, पंजाब लैंड एलियनेशन कानून, लेकिन रैयतवाड़ी महालवाड़ी में भी तमाम समस्याएं हैं। यहाँ अंग्रेजों ने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ सीधे सीधे उनका राजस्व प्रभावित नहीं होता। तो किसानों ने कहा कि हम रानी की रैयत होना चाहते हैं, जमींदारों का विरोध किया, इत्यादि इत्यादि। अब आप पाएंगे कि नील विद्रोह के विपरीत स्थिति आपको यहाँ दिखेगी। नील विद्रोह में जितने बुद्धिजीवी थे, सब ने किनका समर्थन किया है? नील किसानों का। लेकिन यहाँ कुछ बुद्धिजीवियों की बुद्धि फिर जाएगी और वो किसानों का समर्थन नहीं करेंगे, वो जमींदारों का समर्थन करेंगे और किसानों पर कई तरह का लांछन लगाएंगे। कई लोग कहेंगे कि इन्हें समझ नहीं है, ये इंग्लैंड की प्रजा होना चाहते हैं, इन्हें नहीं पता कि वास्तविक शोषक जमींदार नहीं बल्कि कौन है? अंग्रेज हैं। ये आप कह तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो शोषण वहां कर रहा है वो अंग्रेज नहीं है बल्कि जमींदार ही है। लेकिन चूंकि यह पढ़ा लिखा वर्ग जमींदार परिवार से ही आता है, तो यह अपनी वर्गीय चेतना से बाहर नहीं आ पा रहा। इससे लग रहा है, इससे जमींदारों की दोहरी छवि खराब हो रही थी। एक तो ये कि वो शोषक तो हैं ही, दूसरा अंग्रेजों से भी बुरे हैं, क्योंकि किसान के पास विकल्प है तो वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन हमारे लिए अच्छा है। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने सहयोग भी किया किसानों का, लेकिन बंगाल के बुद्धिजीवी आप पाएंगे कि ज्यादातर तौर पर इस आंदोलन के खिलाफ रहे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की, क्योंकि हिंदू किसान जमींदार मुस्लिम इस तरह से ये हिंदुओं और मुस्लिमों का संघर्ष है। लेकिन फिर वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ने संयुक्त होकर आंदोलन चलाया। वैसे ही आप पाएंगे कहा गया ये हिंसक आंदोलन है, हिंसा अच्छी बात नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप पाएंगे कि यह कोई हिंसक आंदोलन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से कानूनी दायरे में संचालित होने वाला आंदोलन था। किसानों ने पूरे संयम से ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि आप हमें भूमि पर सुरक्षा प्रदान करिए। और लंबे समय बाद आप पाएंगे कि 72-73 में यह शुरू हुआ है और 1885 में जाकर किसानों की सुरक्षा के लिए कानून पारित होगा, जो कि कहलाता है बंगाल टीनेंसी एक्ट। टीनेंट कहते हैं किराएदार को। जैसे कभी आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो वहां टीनेंट लिखा होता है कि एक कौन है? लैंडलॉर्ड है और एक है टीनेंट। तो टीनेंट का मतलब है किराएदार, चाहे भूमि पर हो चाहे कहीं भी हो। तो इन्हें काश्तकार भी कहते हैं। फिर 1885 में एक कानून आया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। और इस काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई किसान, ठीक वही प्रावधान है जो कि 1859 के एक्ट में था, इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर लगातार 12 वर्षों तक कोई व्यक्ति किसी खेत पर काम करता है तो उससे उस खेत पर ऑक्यूपाई या ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाएगा। तो 85 में जाकर किसानों को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन अमीर भारतीयों ने वहां भी किसानों का पीछा नहीं छोड़ा। आप पाएंगे 85 में ही भारत में पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआती मांगों में से एक मांग ये भी है
कि आप 85 का टेनेंसी एक्ट समाप्त करिए, क्योंकि इससे जमींदारों के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब वर्गीय विरोध या वर्गीय चेतना में टकराव हो रहा था, तब राष्ट्रीय चेतना कहीं गुम हो गई और हर वर्ग जिसमें अपना लाभ देख रहा था, उसी बात को लागू करने की कोशिश कर रहा था। और इसीलिए जो प्रारंभिक कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बहुत आलोचना होती है। वो कम से कम इतना भी कह सकते थे, न्यूट्रल रह सकते थे, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल रहना भी नहीं चुना। और ये कहना कि इससे जमींदारों को नुकसान हो रहा है, ये सीधे सीधे दिखाता है कि उन नेताओं में किसी भी तरह की संवेदना या करुणा इत्यादि नहीं थी। तो यह आंदोलन विशिष्ट स्वरूप में आपको दिखेगा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर किसके विरुद्ध हुआ है? भारतीय जमींदारों के विरुद्ध। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।